अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने YouTube चैनल पेस नेटवर्क के साथ नासिर जावेद। आज की वीडियो मैंने दुनिया में कायम होने वाली 10 बड़ी इस्लामी सल्तनतों के बारे में है। तो इससे पहले कि हम इसकी डिटेल की तरफ आगे बढ़ें, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोज़ भी आप देख सकें। तो दुनिया में कायम होने वाली 10 बड़ी मुस्लिम सल्तनतों की डिटेल कुछ यूँ है। नंबर 1 पे है एबेसाइड डायनेस्टी यानी सल्तनत बनु अब्बास। ये 750 में कायम हुई और 1258 तक कायम रही, यानी 508 ईयर्स यानी 508 साल। उसके बाद उमैया डायनेस्टी सल्तनत बनु उमैया दूसरे नंबर पर थी, 661 में कायम हुई और 750 तक कायम रही, 92 ईयर्स। उसके बाद नंबर 3 पे है राशिदीन कैलिफेट खिलाफत राशिदा, 632 में कायम हुई और 661 तक कायम रही, 29 ईयर्स। उसके बाद गोल्डन हर्ड्स 1240 में कायम हुई और 1502 तक कायम रही, यानी 262 ईयर्स। उसके बाद ओटोमान एम्पायर सल्तनत उस्मानिया 1299 में कायम हुई और 1922 तक कायम रही, यानी 623 ईयर्स। ये मुस्लिम सल्तनतों में सबसे ज़्यादा अरसा तक कायम रहने वाली सल्तनत थी। उसके बाद नंबर 6 पे है तैमूरिड एम्पायर तैमूरी सल्तनत। ये 1370 में कायम हुई और 1507 तक कायम रही, यानी 137 ईयर्स। उसके बाद फातिमीद कैलिफेट फातमी खिलाफत यानी फातमी सल्तनत, ये 909 में कायम हुई और 1171 तक कायम रही, यानी 1171 तक, 262 साल। उसके बाद मुग़ल एम्पायर मुग़ल सल्तनत 1526 में कायम हुई और 1857 में ये ख़त्म हुई जंग आज़ादी के वक्त, 331 ईयर्स यानी 331 साल तक ये सल्तनत कायम रही। उसके बाद नंबर 9 है सल्जूक एम्पायर सल्जूक सल्तनत। ये 1037 में कायम हुई यानी 1037 में कायम हुई और 1194 तक कायम रही, 157 ईयर्स। उसके बाद नंबर 10 पे है अल खान सल्तनत 1256 में कायम हुई, 1335 तक कायम रही, यानी 79 ईयर्स। तो आइए हम ज़रा इनकी डिटेल की तरफ जाते हैं, लेकिन सबसे पहले हम आगाज़ करेंगे मुस्लिम सल्तनतों में 10वें नंबर पर आने वाली सबसे बड़ी मुस्लिम सल्तनत के बारे में। 10वें नंबर पर है अल खानेत सल्तनत, यानी अल खान सल्तनत 1256 में कायम हुई, 1335 तक कायम रही। टोटल इसकी एज थी 79 ईयर्स। ये इस्लामी दुनिया की 10वीं बड़ी सल्तनत थी। इसका टोटल एरिया जो था वो 3,750,000 स्क्वायर किलोमीटर था, यानी 37,50,000 मुरबा किलोमीटर। इसके 3 दारुल हुकूमत थे, पहला मरागा, दूसरा तब्रेज़ और तीसरा सुल्तानिया। इस सल्तनत पर 9 हुक्मरानों ने हुकूमत की। अल खानेत सल्तनत की बुनियाद गाज़ान ने 1256 में रखी। ये मंगोल सल्तनत के उस हिस्से पर मुश्तमिल थी जिसमें ईरान, इराक, शाम, जॉर्जिया, दागिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, तुर्की, आर्मीनिया, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान वाक़या हैं। ये रियासत खाना बदोशों पर मुश्तमिल थी और इस रियासत में बादशाही निज़ाम हुकूमत था। मंगोल सल्तनत में होलो गवालिस के नाम से जाने जाने वाले ख़ान ने इस्लाम कबूल करके अपना नाम गाज़ान रखा। कहा तो ये जाता है कि गाज़ान का कबूल इस्लाम एक ज़ाती फ़ैसला था और ये फ़ैसला उसने मुसलमानों की बेदों के ख़िलाफ़ हिमायत हासिल करने के लिए किया। ताहम 1309 में यानी 1309 ईस्वी में इसने बाकायदा इस्लाम कबूल किया और शिया मसलक इख्तियार किया। मंगोल सल्तनत 4 खानों में तकसीम हो गई। नंबर 1 शुमाल मशरक़ में गोल्डन हर्ड्स, नंबर 2 युआन सल्तनत या अज़ीम खान, नंबर 3 जनूब मशरक़ में अल खान और फ़ारिस, और नंबर 4 वस्ती एशिया में चुगताई खान। सल्तनत ने पूरे एशिया में तिजारत को फ़रोग़ दिया। ख़ास तौर पर युआन सल्तनत के साथ खसूसी तौर पर तिजारत बहुत परवान चढ़ी।
बरतानिया के हेनरी हश्टम की तरह अल खान सल्तनत के आखिरी बादशाह अबू सईद बहादुर की भी कोई नरीना औलाद नहीं थी, लिहाजा इसकी वफ़ात के बाद इनकी ख़ानदानी बादशाहत ख़त्म हो गई और यूँ अल खान सल्तनत इख्तिताम पजीर हुई। ये सल्तनत 1335 ईस्वी तक कायम रही। इस्लामी दुनिया की नवीं बड़ी सल्तनत सल्जूक एम्पायर, सल्जूक सल्तनत 1037 में कायम हुई, 1194 तक कायम रही, यानी 1037 से 1194 तक 157 ईयर्स, 157 साल। इसका कुल रकबा 3,900,000 स्क्वायर किलोमीटर था, यानी 39 लाख मुरब्बा किलोमीटर। इसके दारुल हुकूमत में नेशापुर, रे, अस्फहान, मरू और हमादान शामिल हैं। इस रियासत पर 9 सल्जूक हुक्मरानों ने हुकूमत की। सल्जूक बिन याकात तुर्किस्तान के खान के यहाँ मुलाजिम था। ये लोग फितरतन जंगजू थे। सल्जूक ने तुर्किस्तान के खान की मुलाजमत छोड़ दी और अपने कबीले को लेकर बुखारा चला गया। वहाँ इसने ख़ुद भी इस्लाम कबूल किया और अपने कबीलों को भी मुशर्रफ बा इस्लाम किया। अज़ीम सल्जूक सल्तनत तुर्क और फ़ारस पर मुश्तमिल एक सुन्नी मुस्लिम सल्तनत थी। तुर्की कबाइल ने 11वीं सदी में जनूब मशरक़ी एशिया पर हमले किए और दरियाए दजला और फ़रात के दरमियान वाक़या इराक़, कुवैत, तुर्की, शाम और फ़लस्तीन और ईरान के इलाकों पर कब्ज़ा करके तुगरुल ने 1037 में सल्जूक सल्तनत की बुनियाद रखी और 157 यानी 157 साल तक हुकूमत की। सुल्तान अहमद संजर सल्जूकी सल्तनत का सबसे ताकतवर बादशाह समझा जाता था। इसकी हुकूमत खरासान, ख्वारज़म और नारवा अल नहर तक फैली हुई थी। 1092 यानी 1092 ईस्वी में खुरासान पर कब्ज़ा किया और फिर फ़ारिस का बादशाह भी बना। इनका इंतकाल 8 मई 1157 को हुआ। 26 अगस्त 1071 को सल्जूकियों का आमना सामना बाज़नीती सल्तनत से हुआ, जिसमें सल्जूक कामयाब रहे। इसी जंग से सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद भी पड़ी। सल्जूक सल्तनत का दारुल हुकूमत नेशापुर, मीरो और शहर रे में कायम रहा। सल्तनत में मुकम्मल बादशाहत थी। 1194 में सल्तनत सल्जूक का ज़वाल शुरू हुआ। सल्जूकियों के ज़वाल के साथ ही यूरोप ने मुसलमानों पर सलेबी जंगें मुसल्लत कर दी और बैतुल मुक़द्दस पर कब्ज़ा कर लिया, जो 83 ईयर्स तक कायम रहा। थोड़े अरसे तक तुगरुल स्वयं सल्जूक सल्तनत के सुल्तान रहे, सिवाय अनातोलिया के। 1194 में ताकाश, जो कि ख्वारज़म के सुल्तान थे, ने तुगरुल को शिकस्त देकर सल्जूक सल्तनत को तहस नहस कर दिया। इस्लामी दुनिया की 8वीं बड़ी सल्तनत मुग़ल एम्पायर, मुग़ल सल्तनत 1526 ईस्वी में कायम हुई और 1857 ईस्वी तक कायम रही, 331 साल तक। इस सल्तनत का कुल रकबा 4 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर था, 4 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, यानी 40 लाख मुरब्बा किलोमीटर। इसका दारुल हुकूमत आगरा और इस पर 19 मुग़ल ख़ानदानों ने हुकूमत की। 1526 ईस्वी में बाबर ने पानीपत की लड़ाई में लोधी फ़ौज को शिकस्त देकर मुग़लिया सल्तनत की बुनियाद रखी। बाबर 1526 से 1530 तक काबुल के हुक्मरान रहे। बाबर भी तैमूर की तरह हिंदुस्तान को लूटना चाहता था। बाबर एक काबिल जनरल था। इसने लोधी फ़ौज को आसानी से शिकस्त दे दी। 1526 में पानीपत की लड़ाई में बाबर को मेवाड़ के राजपूत शहजादे राणा संगा की मदद भी हासिल थी। फतह के बाद न सिर्फ बाबर ने हिंदुस्तान को लूटा, बल्कि ख़ुद को बादशाह भी बना लिया। इसके बाद इसने राणा संगा और अफ़गान जनरल्स को भी शिकस्त दी, जिन्होंने लोधियों के ख़िलाफ़ जंग में बाबर की मदद की थी। बाबर एक अजीम सिपह सलार होने के साथ साथ एक अजीम सकालर भी था। इसने जो देखा लिख डाला। इसकी किताब का नाम बाबर नामा है। अगरचे बाबर ने हिंदुस्तान में मुग़लिया सल्तनत की बुनियाद रखी, ताहम वो इसे फलता फूलता ना देख सका और 1530 में इस दारे फ़ानी से कूच कर गया। बाबर के बाद इसके बेटे हुमायूं ने तख्त संभाला। वो 1530 से 1540 तक हुक्मरान रहा। अफ़गान नोबल्स चाहते थे कि मुग़ल हिंदुस्तान छोड़ दें, लिहाजा शेर शाह सूरी ने 1540 में हिंदुस्तान पर हमला करके हुमायूं को शिकस्त देकर हुकूमत छीन ली।
शेर शाह सूरी 1545 में एक हादसे में हलाक हो गया और हुमायूं ने एक मरतबा फिर 1555 यानी 1555 में इक़्तिदार संभाल लिया। सिर्फ एक साल बाद 1556 में हुमायूं का इंतकाल हो गया। शेर शाह सूरी एक आला दर्जे का मुंतज़िम था। इसने बहुत सी इस्लाहात मुतारिफ़ करवाईं। इसने पेशावर से कलकत्ते तक जर्नैली सड़क तमीर करवाई, करेंसी के तौर पर सिक्का मुतारिफ़ करवाया जो कि रुपया कहलाता था, डाक का निज़ाम भी मुतारिफ़ करवाया। हुमायूं के इंतकाल के बाद जलालुद्दीन अकबर हिंदुस्तान का बादशाह बना। अकबर ने एक नया दीन इलाही मुतारिफ़ करवाया। वो हिंदुओं के बहुत करीब था। अकबर 13 साल की उम्र में बादशाह बना। अकबर ने हिंदुस्तान को 15 सूबों में तकसीम किया। हुकूमत की आमदनी का बड़ा ज़रिया तिजारत थी। यही तिजारत अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान ले आई। अकबर की वफ़ात 1605 में हुई। अकबर की वफ़ात के बाद इसके बेटे जहांगीर तख्त नशीन हुए जो 1627 तक हुक्मरान रहे। हिंदुस्तान के आखिरी बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र 1837 में हिंदुस्तान के तख्त पर जलवा फ़रोज़ हुए। इस वक्त मुल्क अफरा तफरी और बगावतों में घिर चुका था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुल्क के कई हिस्सों पर कब्ज़ा जमा लिया था जो कि आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद मजबूत होता गया। 1857 की जंग आज़ादी तक बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र सिर्फ एक अलामत के तौर पर बादशाह रह गए थे। बादशाह के अपने अखराजात भी ईस्ट इंडिया कंपनी से मिलने वाली रकम से पूरे होते थे। एक बेबस और लाचार बादशाह अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत करने के काबिल नहीं था। 1857 यानी 1857 ईस्वी में बगावत फूट पड़ी। अंग्रेज़ों ने बहादुर शाह ज़फ़र की फ़ौजों को शिकस्त देकर दिल्ली पर कब्ज़ा कर लिया। बादशाह और शहज़ादों को गिरफ़्तार कर लिया गया। बादशाह को बर्मा के दारुल हुकूमत रंगून मुंतकिल कर दिया और शहज़ादों को दिल्ली के मशहूर खूनी गेट पर कत्ल कर दिया गया। शहर में खून की होली खेली गई। बेशुमार लोग कत्ल किए गए। ये बरतानिया की 9 आबादियात में होने वाला तारीख़ का सबसे बड़ा कत्लेआम था। लोगों ने अपनी औरतों को अंग्रेज़ों के मज़ालिम से बचाने के लिए अपने हाथों से ही कत्ल कर डाला। शाही ख़ानदान दरबदर होकर भीख मांगने पर मजबूर हो गया। बहादुर शाह ज़फ़र की वफ़ात 1862 में रंगून में हुई। वो वहीं दफन हैं। मुगलिया ख़ानदान ने काबल, लाहौर, मुल्तान, आगरा, अयोध्या, इलाहाबाद, बिहार, बंगाल, मालवा, अजमेर और गुजरात को अपने ज़ेरे नगीं रखा। आखिरकार 331 साला मुग़ल दौरे हुकूमत अपने दर्दनाक अंजाम को पहुँचा। लेकिन मुगलिया दौरे हुकूमत में बरे सगीर में और अफ़गानिस्तान में बहुत सी तामीरात भी हुई। आइए ज़रा मैं उन तामीरात के बारे में बताता हूँ कि जो इस वक्त भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान में मुगलिया ख़ानदान के नाम से मशहूर हैं। इंडिया में ताज महल, आगरा फोर्ट, बुलंद दरवाज़ा ये आगरा में कायम हुए। अकबर का मकबरा, मरियम उज़ ज़मा का मकबरा ये इस्कंदरिया में वाक़या है। हुमायूं का मकबरा, जामिया मस्जिद, रेड फोर्ट, सुंदर नर्सरी, पुराना किला, शेर मंडल ये दिल्ली में वाक़या है। शालीमार बाग, चश्मा शाही, परी महल, वीरनाग गार्डन ये श्रीनगर में वाक़या है। इलाहाबाद फोर्ट ये प्रयागराज में वाक़या है। शाही ब्रिज ये जूनपुर में वाक़या है। पाकिस्तान में जो चीज़ें उन्होंने तामीर की इस हिस्से में, उसमें बादशाही मस्जिद, शालीमार गार्डन, लाहौर फोर्ट, शाही हमाम, मस्जिद वज़ीर खान, मकबरा जहांगीर, अनारकली, मकबरा नूरजहाँ, आसिफ खान का मकबरा, बेगम शाही मस्जिद, अकबरी सुराही ये सब चीज़ें लाहौर में मौजूद हैं। हिरन मीनार शेखुपुरा में, मस्जिद मोहब्बत खान पेशावर में, मस्जिद शाही ईदगाह मुल्तान में। बांग्लादेश के हिस्से में जो मशहूर तामीरात आई उनमें मुग़ल ईदगाह, लाल बाग फोर्ट, 7 गुंबद मस्जिद, आला करी मस्जिद, चाक बाज़ार शाही मस्जिद, शायस्ता खान मस्जिद, मूसा खान मस्जिद, शहबाज खान मस्जिद, करताल खान मस्जिद, आज़मपुर मस्जिद, बड़ा कुर्ता, छोटा कुर्ता, हुसैन दातन ये सब ढाका में मौजूद हैं। शाही ईदगाह गैबी दगाई मस्जिद ये सिलहट में है। मुग़ल तहखाना चप्पल नवाबगंज में है। मस्जिद सिराजुद्दौला वली खान मस्जिद ये चिटागांग में है। लाल दगाई मस्जिद रंगपुर में है और गोलादी मस्जिद ये सुनार गांव में वाक़या है। जबकि अफ़गानिस्तान में बाग बाबर और शाहजहानी मस्जिद ये काबल में मौजूद हैं। तो इस तरीके से फ़ातिमीद कैलिफेट
इस्लामी दुनिया की 7वीं बड़ी सल्तनत फ़ातिमी खिलाफत 909 में कायम हुई और 1171 तक कायम रही, यानी 909 ईस्वी में कायम हुई और 1171 ईस्वी तक कायम रही। 262 साल, 262 ईयर्स। इसका कुल रकबा 4,100,000 स्क्वायर किलोमीटर यानी 41 लाख मुरब्बा किलोमीटर था। इसके दारुल हुकूमत रकादा, मधिया, अल मंसूरिया और काहिरा में वाक़या थे। इस पर 14 फ़ातिमी खुलफा ने हुकूमत की। फ़ातिमी सल्तनत ने अब्बासी सल्तनत से जन्म लिया और अब्बासियों पर ही इसका इख्तिताम हुआ। मिस्र, अल्जीरिया, उर्दन, लीबिया, लबनान, त्यूनिस, माल्टा, सऊदी अरब, इटली और फ़लस्तीन पर मुश्तमिल शिया इस्लामी रियासत की बुनियाद 909 ईस्वी में अफ्रीका से हुई। ये रियासत शुमाली अफ्रीका से लेकर बहरा अहमर के मशरक़ तक और अटलांटिक ओशन के मगरब तक वसी इलाके पर फैली हुई थी। इस रियासत की हुक्मरानी इस्माइली फ़िरके के पास थी। करेंसी दीनार और ज़बानें अरबी, बर्बर्स, कॉप्टिक ये वो ज़बानें थीं जो बोली जाती थीं। ये रियासत करून वुस्ता के आगाज़ में कायम हुई। फ़ातिमी सल्तनत की बुनियाद बग़ैर किसी बड़े मार्के या जंग के हुई। इसके क़याम के पीछे इनके वो फलाही काम थे जो उन्होंने अवाम के लिए किए। इन कामों की वजह से वो मुस्लिम दुनिया में बहुत मकबूल होते चले गए। एक शिया अबू अब्दुल्ला शई 280 हिजरी में यमन के बर्बरों के बड़े कबीले कुतामा को अपना हामी बना लेता है। यही वजह है कि पहला खलीफा उन्हीं की औलाद में से था, अब्दुल्ला महदी, जो 8 दिसंबर 909 को फ़ातिमी सल्तनत का पहला खलीफा बना। फ़ातिमियों ने मिस्र और गिरदनवा पर 262 साल तक हुकूमत की। अपने दौरे हुकूमत में उन्होंने बड़े ज़िम्मेदारों से ज़मीनें लेकर गरीबों में तकसीम की, जिससे उन्हें बहुत मकबूलियत हासिल हुई। फ़ातिमी हुक्मरान भाईचारे के बड़े हामी थे। जब 969 यानी 969 ईस्वी में मिस्र को फ़तह किया तो इस वक्त मिस्र पर ममलूक ख़ानदान की हुकूमत थी। मिस्र को फ़तह करने के बाद फ़ातिमियों ने काहिरा शहर की बुनियाद रखी और फिर इसे अपना दारुल हुकूमत बनाया। ये वो दौर था जब दुनिया में एक ही वक्त में 3 बड़ी इस्लामी सल्तनतें कायम थीं। मिस्र में फ़ातिमी सल्तनत, स्पेन में उमवी सल्तनत और इराक़ में अब्बासी सल्तनत। फ़ातिमी सल्तनत पर मुस्तनसर बिल्ला के दौर में ही ज़वाल शुरू हो चुका था। जब बगदाद में सल्जूकों और फ़ातिमी फ़ौजों के दरमियान जंग में फ़ातिमी अपने जनरल को इमदाद पहुँचाने में नाकाम रहे, फ़ातिमी जनरल को बगदाद से पसपा होना पड़ा और यहीं से फ़ातिमी सल्तनत का ज़वाल शुरू हुआ। हुकूमत दरबारियों के हाथ आ चुकी थी। वही खलीफा का इंतखाब करते थे। आखिरी खलीफा अल-आज़-द-दीन बिल्ला के दौर में सल्तनत बहुत कमज़ोर हो चुकी थी। ईसाई ताकत पकड़ रहे थे। ईसाइयों ने बैतुल मुक़द्दस पर कब्ज़ा कर लिया जो 83 साल तक कायम रहा। इसके बाद अयूबी ताकतवर हो गए। फ़ातिमियों की सियासी और मजहबी ताकत पहले ही ख़त्म हो चुकी थी। आखिरी खलीफा आज़द बिल्ला के मरते ही 1171 में फ़ातिमी सल्तनत का ख़ात्मा हो गया। तैमूरिड एम्पायर, तैमूरी सल्तनत इस्लामी दुनिया की छठी बड़ी सल्तनत 1370 में कायम हुई और 1507 तक कायम रही, यानी 1370 में कायम हुई और 1507 तक कायम रही। इसका टोटल ड्यूरेशन 137 ईयर्स, 137 साल। कुल एरिया 4,400,000 स्क्वायर किलोमीटर यानी 44 लाख मुरब्बा किलोमीटर। इसका दारुल हुकूमत समरकंद और हिरात रहे। इस पर 19 तैमूरी खुलफा ने हुकूमत की। तैमूर तुर्क नस्ल से था और ख़ुद को चंगेज़ खान का जानशीन कहलवाता था। 1336 में एक खाना बदोश ख़ानदान में पैदा हुआ। तैमूर ने तुर्कों और मंगोलों को शिकस्त देकर 1370 में तैमूरी सल्तनत की बुनियाद रखी। तैमूर ने अपनी सल्तनत की बुनियाद दरियाए ऑक्सिस और जगजाटिस के दरमियान मौजूद इलाके पर रखी। बाद में इसने पूरे वस्ती एशिया, ईरान, अफ़गानिस्तान और मौजूदा पाकिस्तान के कुछ इलाकों पर हुकूमत की। इसके अलावा मौजूदा इंडिया, मेसोपोटामिया और केकास के इलाके भी इसकी सल्तनत का हिस्सा रहे। तैमूर ने 1398 में शुमाली हिंदुस्तान पर हमला करके सुल्तान नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक को शिकस्त देकर हिंदुस्तान पर कब्ज़ा कर लिया। तैमूर की वफ़ात
69 ईयर्स की उम्र में हुई 19 फरवरी 1405 को। इसके बाद इसके बेटों ने सल्तनत की बागडोर संभाली, लेकिन जल्द ही आपस के इख्तिलाफात की वजह से ये सल्तनत अपने अंजाम को पहुंच गई। बदियुज़्ज़मा तैमूरी सल्तनत के आखिरी बादशाह थे। तैमूरी बादशाहों ने अनकरा, समरकंद और हिरात को फतह किया और बाद में 1526 में मुग़ल सल्तनत की बुनियाद रखी। इख्तगान मकबरा और फ़ीकेड ऑफ बीबी खानम नुमायाँ तामीरात हैं जो इनके दौर में हुई। सल्तनत में मुकम्मल बादशाहत का निज़ाम राइज था। ये सल्तनत 137 साल के क़याम के बाद 1507 में अपने इख्तिताम को पहुंची। ओटोमान एम्पायर, सल्तनत उस्मानिया, इस्लामी दुनिया की 5वीं बड़ी सल्तनत 1299 में कायम हुई और 1922 तक कायम रही। 623 ईयर्स 1299 में कायम हुई, 1922 तक कायम रही, 623 साल कायम रही। इस्लामी दुनिया की सबसे ज़्यादा अरसा कायम रहने वाली ये सल्तनत थी। इसके अरूज का दौर 1299 से लेकर 1453 तक रहा। उसके बाद 1453 से 1922 तक इसका ज़वाल का दौर था। इसका कुल एरिया 5,200,000 स्क्वायर किलोमीटर था, यानी 52 लाख मुरब्बा किलोमीटर। इसका दारुल हुकूमत बसरा और इस्तांबुल था। 1299 से लेकर 1453 तक बसरा इसका दारुल हुकूमत रहा, जबकि 1453 से लेकर 1922 यानी ज़वाल तक इसका दारुल हुकूमत इस्तांबुल रहा। इस पर 39 उस्मानी खुलाफा ने हुकूमत की। तुर्क सल्तनत के नाम से जानी जाने वाली सल्तनत उस्मानिया 1299 में कायम हुई। सल्तनत उस्मानिया दुनिया की तवील तरीन और ताकतवर तरीन सल्तनत समझी जाती थी। ये सल्तनत मौजूदा तुर्की, मिस्र, बल्गारिया, रोमानिया, मकदूनिया, हंगरी, फ़लस्तीन, उर्दन, लबनान, शाम, अरब के कुछ और अफ्रीका के साहिली इलाके पर मुश्तमिल थी। सल्तनत उस्मानिया का क़याम तुर्क शहज़ादे उस्मान के हमलों से हुआ। इससे पहले अनातोलिया एक कसीरुल मज़ाहिब शहर था। 1299 से 1453 का दौरे सल्तनत उस्मानिया के अरूज का दौर था। इस दौरान सल्तनत उस्मानिया के बादशाहों ने तुर्की, यूनान, बल्गारिया, मिस्र, हंगरी, मकदूनिया, रोमानिया, उर्दन, फ़लस्तीन, लबनान, शाम और अरब के कुछ इलाकों के अलावा शुमाली अफ्रीका की सहली पट्टी को भी फतह किया। मोहम्मद दोम के ज़माने से सल्तनत का ज़वाल शुरू हो गया। ये साल था 1453 और फिर आखिरकार 1 नवंबर 1922 को सल्तनत का सूरज हमेशा हमेशा के लिए ग़रूब हो गया। सल्तनत उस्मानिया के ज़वाल की दर्ज झैल वजूहात थीं। जब 18वीं सदी में यूरोप में सनती इनकलाब आया तो सल्तनत उस्मानिया का इन्हिसार ज़राअत पर था। सल्तनत ने सनत की तरफ कोई तवज्जो न दी। यूरोप टेक्नोलॉजी में इनसे बहुत आगे निकल गया। नतीजा ये निकला कि जब जंग अज़ीम अव्वल शुरू हुई तो सल्तनत उस्मानिया के पास जदीद असला बनाने की एक भी फैक्ट्री नहीं थी। यूँ सल्तनत यूरोप के जदीद असला के मुकाबला करने की सकत नहीं रखती थी और शिकस्त से दो चार होना पड़ा। नंबर 2, सल्तनत मुख्तलिफ़ इलाकों पर फैली हुई थी जिनके मज़ाहिब, मईशत और जोग्राफिया मुख्तलिफ था, जिसका नतीजा बवाक़तों की सूरत में निकलता रहता था, जिससे सल्तनत कमज़ोर होती चली गई। 1912 से 1913 यानी 1912 और 13 के दरमियान बल्कान में बगावत की वजह से कई जंगें हुईं, जिनमें सल्तनत उस्मानिया को शिकस्त का सामना करना पड़ा और इस लड़ाइयों में बल्कान और यूरोप के बाकी इलाकों पर इनका जो तसल्लुत था वो ख़त्म हो गया। नंबर 3, अगरचे सल्तनत उस्मानिया के हुक्मरानों ने अपने लोगों को तालीम याफ्ता करने की पूरी कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। 1914 यानी जंग अज़ीम अव्वल के आगाज़ तक सल्तनत उस्मानिया की सिर्फ 5 से 10% आबादी पढ़ना और लिखना जानती थी, जिसकी वजह से इनके पास फ़ौजी अफसरान, इंजीनियर्स, क्लर्क, डॉक्टर्स और दूसरे शोबों के लिए पढ़े लिखे अफराद की बहुत किल्लत पड़ गई थी। नंबर 4, यूरोप ने ख़ास तौर पर सल्तनत उस्मानिया को कमज़ोर करने में अहम किरदार अदा किया। रूस और ऑस्ट्रिया ने बल्कान की जंगों में बागियों की मदद की, जिसकी वजह से उस्मानी सल्तनत को शिकस्त का सामना करना पड़ा।
बरतानिया और फ़्रांस जो कि सल्तनत उस्मानिया से मफतूहा इलाके वापस लेना चाहते थे, ख़ास तौर पर मशरिक़ वुस्ता और शुमाली अफ्रीका के, उन्होंने भी सल्तनत को कमज़ोर करने की पूरी कोशिश की। नंबर 5, रूस एक ताकतवर मुल्क था जिससे सल्तनत उस्मानिया को बराह रास्त ख़तरा था। जब जंग अज़ीम अव्वल में सल्तनत उस्मानिया रूस के ख़िलाफ़ जर्मनी का साथ देने का फ़ैसला किया तो रूस की दुश्मनी में भी शिद्दत आ गई। नंबर 6, जंग अज़ीम अव्वल में जर्मनी का साथ देने का फ़ैसला गलत साबित हुआ। जंग से कबल ही जर्मनी के साथ एक खुफिया मुआहदा किया जो सल्तनत उस्मानिया के लिए तबाह कुन साबित हुआ। इस जंग में न सिर्फ सल्तनत उस्मानिया को शिकस्त का सामना करना पड़ा बल्कि सल्तनत भी हाथ से जाती रही। इस जंग में तुर्की के 5 लाख फौजी मारे गए और 38 लाख ज़ख्मी या बीमार हुए। अक्टूबर 1918 को बरतानिया के साथ एक मुआहदे की सूरत में जंगबंदी हुई। जंगबंदी के बाद इत्तेहादियों ने तुर्की को आपस में बांट लिया। खिलाफत इसके बाद भी 4 साल तक कायम रही, जिसका खात्मा 1 नवंबर 1922 को हुआ। सल्तनत के आखिरी खलीफा मोहम्मद चहारुम थे। इस्लामी दुनिया की चौथी बड़ी सल्तनत गोल्डन हर्ट्स 1240 में कायम हुई और 1502 तक कायम रही। 1240 में कायम हुई और 1502 तक कायम रही। 262 साल। इसका कुल एरिया 6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर था, यानी 60 लाख मुरब्बा किलोमीटर। इसका दारुल हुकूमत सराई था। इस पर कुल 53 यानी 53 हुक्मरानों ने हुकूमत की। गोल्डन हर्ट्स चंगेज़ खान के पोते बातू खान ने 1240 में कायम की। गोल्डन हर्ट्स के हुक्मरानों ने रूस, यूक्रेन, काज़ाकिस्तान, मालदोवा और केकास के इलाके फ़तह किए। गोल्डन हर्ट्स जब मिस्र पहुँचे तो उन्होंने इस्लाम कबूल करना शुरू किया। 1330 यानी 1330 ईस्वी तक 4 में से 3 खान इस्लाम कबूल कर चुके थे, जिनमें जोची, ऊंस, हलाकू और चुगताय शामिल हैं। 15वीं सदी में हर्ड कई छोटी छोटी सल्तनतों में बिखर गए, जिनमें क्रीमिया, आसरा खान और गोल्डन और कज़ान नुमाया हैं। बच जाने वाली आखिरी रियासत को क्रीमियन खान ने 1502 में तबाह करके गोल्डन हर्ट्स की सल्तनत की खात्मा कर दिया। गोल्डन हर्ट्स कारपाथेन पहाड़ों से लेकर मशरक़ी यूरोप और साइबेरिया तक फैली हुई थी। इसकी ज़वाल की वजह बताई जाती है द ब्लैक डेथ, जो 1340 में आई। स्याह चूहों से जन्म लेने वाली ये बीमारी ब्लैक डेथ पहले यूरोप पर हमलावर हुई, फिर एशिया पर, और 1340 में इसने गोल्डन हर्ट्स को अपनी लपेट में ले लिया। इस बीमारी से वसी पैमाने पर जानी और माली नुकसान हुआ। मईशत तबाह होकर रह गई। सल्तनत को संभालना मुश्किल हो गया। सल्तनत के पास इतने वसाइल नहीं थे कि इस वसी व अरीज़ सल्तनत का इंतज़ाम संभाल सके और इस तबाही का मुकाबला कर सके। इसलिए उनके लिए हुकूमत कायम रखना मुश्किल हो गया। यहीं से सल्तनत का ज़वाल शुरू हुआ और फिर बैरूनी क़ुव्वतों ने इसे नीस्त व नाबूद कर दिया और फिर बिल आखिर 1502 में इस सल्तनत का इख्तिताम हुआ। राशिदीन कैलिफेट खिलाफत राशिदा इस्लामी दुनिया की तीसरी बड़ी सल्तनत 632 ईस्वी में कायम हुई और 661 ईस्वी तक कायम रही। इसका कुल एरिया 6,400,000 स्क्वायर किलोमीटर था, यानी 64 लाख मुरब्बा मील। इसका दारुल हुकूमत पहले मदीना रहा और फिर आखिर में कूफा रहा। इस पर 4 खुलफा ने हुकूमत की। 632 ईस्वी में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के साथ ही खिलाफत राशिदा का दौर शुरू हो जाता है, जो आने वाले 29 यानी 29 साल तक कायम रहता है। इस दौर में खुलफाए राशिदीन ने सल्तनत को न सिर्फ फैलाया बल्कि नज़्म व नस्क भी कायम किया। सल्तनत का फैलाव हज़रत उमर और हज़रत उस्मान के दौर में काफ़ी ज़्यादा हुआ। खुलफाए राशिदीन में पहले खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ थे, जिसके दौरे हुकूमत में अरब कबाइल की बगावतों को कुचला गया और इनके दौर के आखिरी महीने में ईरान, इराक़, कुवैत और शाम पर भी हमले किए गए। हज़रत अबू बकर की खिलाफत 2 साल 3 महीने कायम रही, जो 634 ईस्वी में इनकी वफ़ात के साथ ख़त्म हुई। हज़रत अबू बकर की वफ़ात के बाद हज़रत उमर
634 ईस्वी में खलीफा बने। उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में इराक़, अज़रबैजान, आर्मीनिया, जॉर्जिया, शाम, उर्दन, फ़लस्तीन, लबनान, मिस्र और अफ़गानिस्तान, तुर्कमानिस्तान और मगरबी पाकिस्तान के कुछ हिस्सों को फ़तह किया। हज़रत उमर 644 तक खलीफा रहे। 644 ईस्वी में उनकी वफ़ात हुई। इनके बाद हज़रत उस्मान खलीफा बने और 12 साल तक हुकूमत की। उन्होंने अपने दौरे खिलाफत में शुमाली अफ्रीका, स्पेन, सूडान, बहरा अहमर के जज़ायर और ईरान को दोबारा फ़तह किया। इनके ख़िलाफ़ शाम में बगावतें फूट पड़ी और उन्हें कत्ल कर दिया गया। कत्ल करने वाले गिरोह का ताल्लुक भी मुसलमानों से ही था। 656 ईस्वी में आपकी वफ़ात हुई। हज़रत उस्मान का ताल्लुक बनु उमैया से था, इसलिए कहा जाता है कि उन्होंने अपने ख़ानदान के लोगों को हुकूमत के अहम ओहदों पर फायज़ भी किया। हज़रत उस्मान के कत्ल के बाद मुल्क में अफरा तफरी और बेचैनी थी। ऐसे नामसाइद हालात में हज़रत अली ने खिलाफत संभाली और हालात को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की। दूसरी तरफ शाम में हज़रत उस्मान के रिश्तेदार अमीर माविया गवर्नर तैनात थे, जिसने हालात का फ़ायदा उठाया और लोगों को हज़रत अली के ख़िलाफ़ उकसाना शुरू किया और अपनी अलग हुकूमत कायम करने का ऐलान कर दिया। यूँ मुसलमान दो हिस्सों में तकसीम हो गए। अमीर माविया और अली के दरमियान 99 जंगें हुईं, जिनसे इस्लाम को बेपनाह नुकसान पहुँचा। हज़रत अली ने अपना दारुल खिलाफा मदीना से कूफा मुंतकिल कर लिया, जहाँ उन्हें 661 हिजरी में शहीद कर दिया गया। इसके साथ ही खिलाफत राशिदा का दौर भी ख़त्म हो गया और इसके साथ मलूकियत का आगाज़ हो गया। इस्लामी दुनिया की दूसरी बड़ी सल्तनत उमैया डायनेस्टी, सल्तनत बनु उमैया 661 ईस्वी में कायम हुई और 750 ईस्वी तक कायम रही, यानी 92 ईयर्स, 92 साल तक। इसका कुल एरिया 11,100,000 स्क्वायर किलोमीटर। इसके दारुल हुकूमत दमिश्क और हारान। इस पर 14 उमवी खुलाफा ने हुकूमत की। कबीला बनु हाशिम और कबीला बनु उमैया दोनों का ताल्लुक़ कुरैश ख़ानदान से था। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक़ कुरैश के कबीले बनु हाशिम से था। यूँ तो बनी उमैया अमीर माविया की सूरत में दमिश्क में 639 ईस्वी से गवर्नर तैनात थे, लेकिन उमवी खिलाफत का बाकायदा ऐलान हज़रत अली की कूफे में 661 ईस्वी यानी 40 हिजरी में शहादत के बाद किया। शाम, जो इस वक्त शाम, उर्दन, फ़लस्तीन, इसराइल और लबनान पर मुश्तमिल था, वहाँ अपनी हुकूमत कायम की और दमिश्क को अपना खलीफा बनाया। अमीर माविया ने इस्लामी तारीख़ में मलूकियत की बुनियाद रखी। उमवी दौर हुकूमत ख़ानदान रिसालत के लिए तबाहकुन दौर साबित हुआ। उमवी हुक्मरानों ने ख़ानदान रिसालत को चुन चुन कर कत्ल किया, उन्हें ज़िंदा दीवारों में चुनवाया और तरह तरह की अजियतें दी। इसी दौर में वाक़या करबला भी रूनुमा हुआ, जिसने न सिर्फ मुसलमानों के सर शर्म से झुका दिए, बल्कि इस्लाम और इस्लामी तालीमात को भी दूसरे मज़ाहिब के लोगों की नज़र में गिरा दिया। वाक़या करबला इस्लाम के चेहरे पर ऐसा स्याह धब्बा है जिसे कभी नहीं धोया जा सकता। इक़्तिदार मिलने पर पहले ही अमीर माविया हज़रत अली, जो कि चौथे खलीफा थे, इनके ख़िलाफ़ 99 जंगें लड़ चुके थे। मलूकियत की इब्तिदा करते हुए अमीर माविया ने अपने बेटे यजीद के लिए बैयत लेने का ऐलान किया। इस वक्त जितने भी मोतबर सहाबा कराम थे, बशमूल हज़रत इमाम हुसैन, हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर और हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने यजीद की बैयत करने से इनकार कर दिया। लेकिन अक्सरियत ऐसे अफराद पर मुश्तमिल थी जिनसे ज़बरदस्ती बैयत ली गई। इस्लामी तारीख़ में ये एक अनोखा और मुनफरद वाक़या था। इससे पहले ना तो खलीफा की मौजूदगी में किसी दूसरे खलीफा की बैयत ली गई और ना ही किसी खलीफा ने अपने बेटे को खलीफा बनाया था। ऐसा भी नहीं हुआ था कि मुत्तकी, परहेज़गार और दीनदार लोगों की मौजूदगी में एक लादीन, फासिक, फाजिर शख्स को खलीफा बनाया गया हो। यजीद 27 अप्रैल 680 ईस्वी यानी 60 हिजरी में अपने बाप की वफ़ात के बाद खलीफा बने। यजीद ने अगरचे सिर्फ 3 साल हुकूमत की, लेकिन इसने बनु उमैया के मुंह पर ऐसी कालक लगाई कि जिसे चाहते हुए भी धोया नहीं जा सकता। आइए ज़रा यजीद के 3 साल दौरे हुकूमत का जायज़ा लेते हैं।
पहला साल वाक़या करबला हुआ। यजीद ने अपने ही नबी जिसका वो कलमा पढ़ते थे उसके नवासे हज़रत इमाम हुसैन को मैदान करबला में शहीद करवा दिया। ख़ानदान रिसालत की ख़वातीन को कैदी बनाकर बाज़ारों में फिराया गया। इंसानी तारीख़ में ऐसे किसी वाक़े की कोई मिसाल नहीं मिलती जब किसी उम्मत ने अपने ही रूहानी पेशवा की औलाद को यूं बेदर्दी से कत्ल किया हो और इनकी ख़वातीन की बेहुरमती की हो। दूसरा साल मदीने पर चढ़ाई। खिलाफत के दूसरे साल शहर रिसालत पर धावा बोल दिया। कई सहाबा कराम को शहीद करवा दिया और कुछ सहाबा कराम घरों को छोड़कर जंगलों में निकल गए। इसके बाद यजीदी फ़ौज ने सहाबा कराम की इज़्ज़तों को पामाल किया। यही सलूक मदीने में रहने वाले अंसार के साथ भी किया गया। यजीदी फ़ौज ने मस्जिद नबवी में घोड़े बांधे और मस्जिद में 3 दिन तक नमाज नहीं हो सकी। तीसरा साल मक्का पर चढ़ाई। खिलाफत के तीसरे साल यजीदी लश्कर ने मक्का पर चढ़ाई कर दी और काबा पर गोलाबारी की, जिससे काबा की इमारत का एक हिस्सा मुनहदम हो गया। यजीद की हुकूमत 3 साल कायम रही। 11 नवंबर 683 ईस्वी को इसकी मौत के साथ ही इसकी हुकूमत ख़त्म हुई। यजीद के बेटे माविया सानी को तख्त पर बिठाया गया, लेकिन इसने हुकूमत करने से ये कहकर इनकार कर दिया कि इस तख्त पर कैसे बैठूं जो खून रिसालत से रंगा हुआ है। इसे ज़बरदस्ती खलीफा तो बनाया गया, लेकिन इसने अमली तौर पर हुकूमती मामलात से ख़ुद को दूर रखा। ये वो दौर था जब अमली तौर पर बनु उमैया की मसनद खिलाफत खाली थी। ऐसे हालात में बनु उमैया की एक दूसरी शाख से एक शख्स मरवान बिन हकम शाम पहुँच गया और अपने खलीफा होने का दावा कर दिया। ये वही मरवान था जिसे रसूल की गुस्ताखी करने पर इसे और इसके बाप को रसूल अकरम ने शहर बदर कर दिया था। मरवान शाम पर तकरीबन 1 साल हुक्मरान रहा और 12 जून 685 ईस्वी को फौत हुआ। मरवान की मौत के बाद इसके बेटे अब्दुल मालिक हुक्मरान बने और अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर के ख़िलाफ़ ऐलान जंग कर दिया। इसी दौरान अब्दुल मालिक को एक ऐसा शख्स मिल गया जो जुल्म और सफाकी में अपना सानी नहीं रखता था। जी हाँ, हजाज बिन यूसुफ, जिसके बारे में हसन बसरी ने कहा था कि अगर दुनिया के तमाम जालिम एक पलड़े में और हजाज को दूसरे पलड़े में रख दें तो फिर भी हजाज का पलड़ा भारी होगा। जब हजाज की सफाकी और बर्बरियत अब्दुल मालिक को मुयस्सर आई तो फिर इसने अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर की सल्तनत की ईंट से ईंट बजा दी। मक्का पर चढ़ाई करके अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर को शिकस्त दी और इसे शहीद कर दिया और इसकी लाश को सूली पर लटका दिया। कहते हैं कि लाश 40 दिन तक लटकती रही। अब्दुल मालिक की वफ़ात 8 अक्टूबर 705 ईस्वी में हुई, जिसके बाद इसका बेटा वलीद तख्त नशीन हुआ। फतूहात का जो सिलसिला खाना जंगी की वजह से रुका हुआ था, वलीद के दौर में दोबारा शुरू हो गया। इसी दौरान 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने दीबल में राजा दाहिर को शिकस्त दी और हिंदुस्तान पहुंच गया। मूसा बिन नसीर ने पूरा शुमाली अफ्रीका फ़तह किया। तारिक बिन ज़ियाद ने उंदलस फ़तह किया, जबकि कुतैबा बिन मुस्लिम ने वस्ती एशिया फ़तह किया। वलीद की वफ़ात 23 फरवरी 715 ईस्वी में हुई, जिसके बाद इसका छोटा भाई सलमान तख्त नशीन हुआ। सलमान ने 4 सिपहसालारों मोहम्मद बिन कासिम, मूसा बिन नसीर, तारिक बिन ज़ियाद और कुतैबा बिन मुस्लिम को माजूल करके जेल में भेज दिया। सलमान बिन मलिक की वफ़ात 22 सितंबर 717 ईस्वी को हुई। सलमान की वफ़ात के बाद उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ खलीफा बने। उमर बनु उमैया में सबसे ज़्यादा नरम मिजाज, नेक और शरीफ इंसान समझे जाते थे। जिसने बनु उमैया की माजी की पॉलिसियों से इख्तलाफ किया, ख़ानदान रिसालत के बारे में बनु उमैया के रवैये को यकसर मुस्तरद कर दिया। ये बात बनु उमैया को पसंद नहीं आई और इसे जहर देकर मार दिया गया। उन्होंने 2.5 साल हुकूमत की और 4 फरवरी 720 ईस्वी को वफ़ात पाई। खलीफा अब्दुल अज़ीज़ की वफ़ात के बाद बनु उमैया की खिलाफत का ज़वाल शुरू हुआ और अब्बासी ख़ानदान ताकत पकड़ने लगा। मरवान दोइम की वफ़ात 25 जनवरी 750 ईस्वी के साथ ही बनु उमैया की हुकूमत का सूरज हमेशा हमेशा के लिए ग़रूब हो गया। अलबत्ता स्पेन पर इनकी हुकूमत कायम रही। बनु उमैया की हुकूमत ट्रांस अक्सियाना यानी वस्ती एशिया, मगरब यानी शुमाली अफ्रीका और आइबेरियन पेनिनसुला यानी बहराए अहमर और अटलांटिक के दरमियान कायम रही। अब्बासिड डायनेस्टी इस्लामी दुनिया की पहली बड़ी सल्तनत बनु अब्बास 750 में कायम हुई और 1258 तक कायम रही। 508 साल
750 ईस्वी में कायम होने वाली 1258 ईस्वी तक कायम रही। कुल एरिया 11,600,000 स्क्वायर किलोमीटर यानी 1,16,00,000 मुरब्बा किलोमीटर। दारुल हुकूमत दमिश्क, कूफा और बगदाद। इस पर 37 अब्बासी खुलाफा ने हुकूमत की। उमवी खलीफा उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ की वफ़ात 720 ईस्वी के बाद खिलाफत उमविया का ज़वाल शुरू हो चुका था। दूसरी तरफ बनु अब्बास ताकतवर हो रहे थे। बनु अब्बास ने बनु उमैया की हुकूमत के ख़िलाफ़ सल्तनत के मुख्तलिफ़ हिस्सों में बगावतें शुरू कर रखी थी, जिनकी वजह से सल्तनत कमज़ोर होती चली गई। 750 में बनु अब्बास के अब्दुल्ला सफ़ा ने आखिरी उमवी खलीफा मरवान सानी को शिकस्त देकर 750 हिजरी में अब्बासी सल्तनत की बुनियाद रखी और मरवान सानी को इसके ख़ानदान समेत कत्ल कर दिया गया। रसूलुल्लाह के विसाल से ही मुसलमानों का एक गिरोह मुसलसल दावा करता रहा कि खिलाफत के असल हकदार आले रसूल हैं, यानी बनु हाशिम। इस तहरीक में वक्त के साथ साथ शिद्दत आती गई। इस नफ़रत में शिद्दत की एक वजह बनु उमैया के ख़ानदान रिसालत पर मज़ालिम भी थे, जो उन्होंने गुज़िश्ता 92 यानी 92 साल दौरे हुकूमत में किए थे। यही वजह थी कि बनु अब्बासी खलीफा अब्दुल अब्बास इक़्तिदार में आए तो उन्होंने हुक्म दिया कि बनु उमैया के किसी शख्स को ज़िंदा ना छोड़ा जाए, हत्ता कि इनके मुर्दे कब्रों से निकाल कर उन्हें दरख्तों पर लटकाया। शुरू में इस तहरीक पर हज़रत फ़ातिमा की औलाद को फ़ौक़ियत रही, लेकिन इमाम हुसैन की शहादत के बाद इनकी जगह हज़रत अब्बास की औलाद ने ले ली। अब्बासी सल्तनत क़याम के पहले 150 साल बहुत मजबूत रही। खलीफा मंसूर, मेहदी, हादी, हारून रशीद, मामून रशीद, अमीन रशीद और मुतसिम बिल्ला अब्बासी सल्तनत के ताकतवर खुलफा थे। 762 ईस्वी में अब्बासियों ने बगदाद शहर की बुनियाद रखी। इतनी बड़ी सल्तनत को कायम रखने के लिए अब्बासियों को मदद की ज़रूरत थी। पहले उन्होंने ईरानियों को साथ मिलाया, जिन्होंने इनका बहुत साथ दिया, लेकिन ईरानियों की ज़्यादा मुदाखलत की वजह से खुलफा तशवीश में लाहक हो गए। अब्बासियों ने ईरानियों की जगह नए मुसलमान होने वाले तुर्क कबीला सल्जूक का साथ मिला लिया। इसके बाद भी अब्बासियों को ज़वाल जारी रहा। इस दौरान सल्जूक ताकतवर होते चले गए, हत्ता कि अब्बासी सिर्फ बगदाद तक महदूद होकर रह गए। इसी दौरान शुमाली अफ्रीका में एक शख्स ने ट्यूनिस में फ़ातिमी सल्तनत की बुनियाद रखी और इर्द गिर्द के ममालिक तक अपनी सल्तनत को तोसी देना शुरू कर दी। इसी तरह पूरा शुमाली अफ्रीका फ़ातिमियों के हाथ में चला गया। इसके बाद फ़ातिमियों ने मिस्र फ़तह किया और काहिरा की बुनियाद रखी और फिर काहिरा को अपना दारुल खिलाफा बनाया और यहाँ मुस्लिम दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी जामअतुल अज़हर की बुनियाद रखी। अब मिस्र से मराकश तक फ़ातिमी सल्तनत कायम थी। 4वीं सदी हिजरी में फ़ातिमी सल्तनत को भी ज़वाल आना शुरू हो गया। सल्जूक भी कमज़ोर थे। अब्बासी ताकत सिर्फ बगदाद तक महदूद होकर रह गई थी। इनकी जगह लेने के लिए कोई ताकतवर हुकूमत उस वक्त मौजूद नहीं थी, जिसका फ़ायदा सलेबियों ने उठाया और सलेबी जंगें छेड़ दी और आखिरकार बैतुल मुक़द्दस पर कब्ज़ा कर लिया, जो आने वाले 83 साल तक कायम रहा। 1258 ईस्वी में मंगोल हुक्मरान हलाकू खान ने बगदाद पर चढ़ाई करके कब्ज़ा कर लिया और खलीफा मुतसिम बिल्ला को गिरफ़्तार कर लिया। हलाकू खान ने बगदाद में कत्ल व गारत का ऐसा बाज़ार गर्म किया जिसकी नज़ीर तारीख़ इंसानी में नहीं मिलती। इसने 16 लाख अफराद को कत्ल करवाया। लाशें इतनी ज़्यादा थीं कि दरिया दजला के पानी का रुख मुड़ गया और दरिया का रंग कई रोज़ तक सुर्ख रहा। गलियों, नालियों, बाज़ारों में हर जगह खून बहता हुआ दिखाई देता। ताफ़ुन इस कदर फैल गया कि खुद हलाकू खान को अपना खैमा शहर से कई दूर मुंतकिल करना पड़ा। बगदाद में मुस्लिम दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी मौजूद थी, जिसमें तकरीबन 4 लाख किताबें मौजूद थीं, जिन्हें हलाकू खान ने दरिया दजला में फेंकवा दिया, जिससे कई महीनों तक दरिया का रंग स्याह रहा। गिरफ्तारी के चौथे रोज़ खलीफा को कालीन में लपेटकर घोड़ों के ज़रिए रौंद डाला गया। इस तरह मुस्लिम दुनिया की रकबे के लिहाज से सबसे बड़ी और उम्र के लिहाज से दूसरी बड़ी सल्तनत का सूरज हमेशा हमेशा के लिए ग़रूब हो गया।